तो भाई वाटर जहां पर अवेलेबल होगा वहीं पर इंडस्ट्री लगाइए, क्योंकि भाई किसी भी चीज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में, कूल करने में, है ना, पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी क्या है, आप देख सकते हो, ये सारी की सारी आपकी पब्लिक सेक्टर है, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। कौन सी आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी यहाँ पर? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड शुगर इंडस्ट्री आपको मिलेंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार आईसीएसई वाला यूट्यूब चैनल पर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट एंड मैम इज हियर अगेन बैक। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई है मैम आपके लिए। ज्योग्राफी का सेशन होने वाला है। फटाफट से हम एक और चैप्टर, एक और टॉपिक को रिवाइज करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखो, ये जो आपका चैप्टर है इसमें बेसिकली हम ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर पर बेस करती है। ठीक है ना? एग्रो बेस्ड का मतलब ही हुआ कि एग्रीकल्चर पर बेस कर रही है। फिर जो अगला आएगा आपका लेक्चर, उसमें आएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पर बेस करती है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को बेटा। सब चीजों को हम वन शॉट में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? कि भाई इंडिया में किस तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी गई थी, ये हम पहले समझेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करेंगे। ठीक है ना? फिर भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री लगाई जाती है। हम देन फिर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसको हम क्लासिफाई करेंगे। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कहां कहां पर है वो हम देखेंगे। एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी सिल्क, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, आपकी और शुगर इंडस्ट्री, तीन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब भाई इंडिया में एक बार की ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई? ऐसा क्या रीजंस आ गए थे, ऐसी क्या जरूरतें थी जिसकी वजह से इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? तो आपको देखो, पिछले वाला जो लेक्चर आपने पढ़ा है, एग्रीकल्चर के 3 आपने सेशंस देखे हैं। आपने ये जाना कि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया क्या है बेटा? प्रीडोमिनेंटली एक बेटा एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर कंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? ज्यादातर पॉपुलेशन, मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लिवलीहुड। आप सबको पता है भाई, हमारे यहाँ खेती बहुत होती है ना? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन can support and strengthen our agriculture base। अब भाई हम गेहूं उगा के अगर रख लेंगे, लेकिन अगर उस हमारे पास कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री नहीं होगी जहां पर उसे हम प्रोसेस करके बिस्किट बना सके, व्हीट आटा बना सके, ब्रेड बना सके, तो भाई हमारा एग्रीकल्चर कोई सपोर्ट नहीं है ना? तो ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि भाई इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथ कर दिया और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना? इंडस्ट्रीज क्या करती है बेटा? दे प्रोड्यूस गुड्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस पर्पस। ऑब्वियसली बात है कि भाई बहुत सारे इंडस्ट्रीज खाली एग्रीकल्चर नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाती है जो हमारे डिफेंस में, है ना, लड़ाई झगड़ों में काम आता है। इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नेसेसरी। अब क्यों जरूरी होती है, आओ जरा जान लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। भाई क्या है? टू कीप पेस विद द फास्ट मूविंग वर्ल्ड। भाई आज अगर किसी देश में इंडस्ट्री नहीं है तो उस देश को आप इमेजिन कर लो कि उस देश में क्या हालत होगी, है ना? तो आज के टाइम में अगर समय के साथ चलना है तो आपके देश में इंडस्ट्री होना जरूरी है। पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है ना? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। दूसरा बेटा, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ये हमारी इंडिया ने किया था। जब हमारा इंडिया आजाद हो गया था तो बेटा 1950 से लेकर 1990 तक हमने ट्रेड बैरियर लगा के रखे हुए थे। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या हुआ कि हम किसी दूसरे देश का माल इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने ही देश की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे और उन्हें ग्रो करेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या बन रहे हैं? हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट, टू काउंटर रीजनल इंबैलेंस एंड टू डेवलप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। भाई जैसे नोएडा है, अब नोएडा में इंडस्ट्रीज है, लेकिन अगर आप उरई चले जाओगे, मौरानीपुर चले जाओगे, ऐसे छोटे छोटे, अगर ऐसे आप एकदम छोटी छोटी जगह जाओगे तो वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है ना? तो भाई हमें इंडस्ट्री जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम हर रीजन को इकोनॉमिकली डेवलप कर सके। हर रीजन को, किसी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो मुंबई इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, है ना? नोएडा इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, गुड़गांव में आपके ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज है ना? यू गो टू कोलकाता, यू गो टू चेन्नई, है ना? यू गो टू अहमदाबाद, These are all the places where you find industries, है ना? तो वो ये कह रहा है कि भाई इंडस्ट्री की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम रीजनल इंबैलेंस को खत्म कर सके। हर जगह अगर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंडस्ट्री लग जाएगी तो ये रीजनल इंबैलेंस खत्म हो जाएगा एंड इससे हम इकोनॉमिकली तो डेवलप होंगे ही होंगे। ठीक है ना? क्योंकि भाई इंडस्ट्री होगी तो लोग चाहिए काम करने को, तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी कम होगी, राइट?
ओके, देन टू मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज मोर ऑफ एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट। देन इंडस्ट्री से फायदा क्या है भाई, हमारे यहाँ अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम ज्यादा दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ना कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री की लोकेशन एप्ट होती है ना। जैसे हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंडस्ट्री वहां पर अच्छी लगती है जहां पर पानी अवेलेबल होगा, जहां पर बिजली अवेलेबल होगी, जहां पर लैंड अवेलेबल होगा, जहां पर सस्ता मजदूर मिल जाएगा और आसपास मार्केट होगे। ये 4-5 चीजें अगर आपको कहीं मिल रही है तो वहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है ना। तो यही सारे इसके फैक्टर्स हैं, दीज आर ऑल द फैक्टर्स जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इंडस्ट्री लगाने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है बेटा आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर। क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई वहां आसपास आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हमारे टाटा के जो प्लांट्स है, भिलाई, बोकारो, है ना, ये सब स्टील प्लांट्स है ना, या टिस्को वगैरह है, ठीक है ना, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो भाई पॉइंट ये है कि आसपास के एरिया हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए वो इंडस्ट्रीज वहां पर है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई डेक्कन प्लेटू में आप आयरन ओर निकाल रहे हो और उसकी इंडस्ट्री आपने जम्मू कश्मीर में लगा कर रखी है, तो वहां पर देखो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो वहां पॉसिबल ही नहीं है इंडस्ट्री लगाना, है ना। ऐसे इंडस्ट्री नहीं लगती। तो जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको टेक्सटाइल मिल्स ऑफ मुंबई गेट कॉटन फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो मुंबई में जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है, टेक्सटाइल मिल्स का मतलब जहां कपड़ा बनता है, ठीक है, टेक्सटाइल्स बनती है। मुंबई में जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है? गुजरात से मिल रहा है, महाराष्ट्र से मिल रहा है। ये तो क्या है, ये दोनों पास में है, ठीक है ना। एंड जूट मिल्स ऑफ हुगली रीजन गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द डेल्टाक रीजन ऑफ गंगा। अब हुगली कहाँ है? उधर कोलकाता में है। तो कोलकाता साइड में जहां पर जूट हो रहा है, वहां से उस इंडस्ट्री को वहीं से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है ना, वहीं से मिल रहा है, कहीं दूर नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो बेटा ये ऐसे रीजन में होती है जहां पर आपको आयरन ओर मिल जाएगा, है ना, जहां लाइमस्टोन मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा, कोल अवेलेबल होगा, उसी एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है ना। देन दूसरा क्या है? नियर बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर पास में ही रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, है ना। भाई यहीं पर रॉ मटेरियल है, यहीं पर हमने फैक्ट्री लगा दी, लेकिन अब रॉ मटेरियल यहाँ पे और फैक्ट्री हमारी यहाँ लगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है ना। देन नेचर ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जैसे बेटा अगर मान लो कोई पेरिशेबल रॉ मटेरियल है, जैसे मैं आपको बताऊं शुगर केन। अब शुगर केन आपने पढ़ा है, अगर उसका सुक्रोज कंटेंट सूख गया तो शुगर केन किसी काम का नहीं है, तो इसीलिए शुगर केन की फैक्ट्री भी आसपास होती है ना। तो इट इज अ पेरिशेबल रॉ मटेरियल, ओके, हैव टू बी प्रोसेस्ड विद लॉस ऑफ टाइम बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज व्हाई शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। इसीलिए शुगर केन का जहां प्रोडक्शन होता है वहीं आसपास उसकी फैक्ट्री लगाते हैं, सो दैट उसका सुक्रोज कंटेंट ना खत्म हो जाए, ठीक है ना। ये जो रॉ मटेरियल है, जो पेरिशेबल रॉ मटेरियल, खत्म नहीं होना चाहिए। तो पहला आता है ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है ना, कि रॉ मटेरियल आपको कहां मिल रहा है। दूसरा आता है बेटा वाटर सप्लाई। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी इंडस्ट्री रन करने के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जहां पानी अवेलेबल होगा फैक्ट्री वहीं पर लगाई जाती है, इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाती है जहां अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर कूलिंग, ओके, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील फॉर कूलिंग, textile for bleaching and washing etc. Therefore these industries are established as places where water is easily and sufficiently available, ठीक है ना। तो भाई वाटर जहां पर अवेलेबल होगा वहीं पर इंडस्ट्री लगाइए, क्योंकि भाई किसी भी चीज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में, कूल करने में, है ना, पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ऐसी बेटा जो जिसको आगे वाले लेक्चर में आप पढ़ोगे, ऐसी जितनी भी आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी वो आपको नदी किनारे जरूर मिलेगी, क्योंकि वहां से पानी अवेलेबल हो रहा है। तीसरा आता है, क्या फैक्टर आता है बेटा? बिजली आता है। बिना बिजली के भाई एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नहीं हो सकता, फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो भाई फैक्ट्रीज ऐसे एरिया में लगाई जाती हैं जहां पावर सप्लाई यानी बिजली की सप्लाई कंटिन्यू होती चली जा रही है ना। और दूसरी चीज, जहां पर बिजली सस्ती मिल रही हो। महंगी होगी तो भाई कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि भाई हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो जो सस्ती बिजली यहाँ पर मिलती है वहीं पर उसको लगाया जाता है। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिना रुकावट के जब बिजली मिलती रहेगी तो वहीं पर ही इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है ना। is required to process raw material into manufactured goods. For example, iron and steel industry जो है, it is usually located near the
कोल रिसोर्सेज के पास इसको लगाया गया है, इस आयरन स्टील इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि कोल को आप स्मेल्ट करके आयरन और बनाते हो। अब इन सब चीजों में आपको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? इन सब चीजों में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई गई है, ठीक है ना। फिर आते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की। भाई चलो ठीक है, हमें वहां पर रॉ मटेरियल मिल गया, हमें वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं देनी पड़ी, हमें पानी मिल गया, हमें बिजली मिल गई। अब जो भी आपने प्रोड्यूस करा है, जो भी सामान आपने बनाया, आपको ट्रांसपोर्ट करना है ना, आपको उसको मार्केट तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स आसपास दैट मीन्स कि भाई रोड वो ढंग से डेवलप हो, है ना, आपके पास ट्रक हो, इस तरह की चीजें हो जहां पर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, पोर्ट तक पहुंचा सके, रेलवे से ट्रांसपोर्ट करा सके, तो क्या ना। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केट। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ, अब कैसे हो सकते हैं बेटा? हो सकता है पोर्ट टाउन्स हो भाई, है ना, या फिर रेल के थ्रू हो सकता है, या रोड के थ्रू हो सकता है, या फिर टू दी हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब अंदर शहरों तक, कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज चीप लेबर। भाई अगर आपको काम करवाना है फैक्ट्री में, तो भाई देखो कोई भी इंडस्ट्री होती है उसका एक दो ही उसके मोटिव्स होते हैं। एक होता है बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है उसको, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। और दूसरा होता है मिनिमम आई कैन से कि मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम मतलब लागत कम लगे, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, ठीक है ना। मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़े और मैक्सिमम प्रॉफिट आए। अब कोई भी इंसान है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब अगर यहाँ नोएडा में आकर किसी को अगर मजदूरी करनी है तो एक दिन के उसको 500 से 800 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बिहार में अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो एक दिन में उसको सिर्फ 350 रुपए मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई जहां पर मजदूर सस्ता होगा, जहां पर मजदूर का दाम सस्ता मिलेगा, जहां वो कम पैसों में काम करने को तैयार होंगे, वहीं पर उनको नौकरी, वहीं पर फैक्ट्री भी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो चाहे वो आपके बहुत स्किल्ड लेबर हो, चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, अगर किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन इस चीज पर डिपेंड करती है कि वहां पर लेबर कैसा मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ द स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज, है ना, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद स्किल्ड लेबर आर ग्लास वर्क। अब जैसे कि बेटा बात करें फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास वर्क, कांच का काम वहां पर बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। या ब्रास वर्क की बात करें तो मुरादाबाद में बहुत अच्छा ब्रास वर्क होता है। यमुनानगर बेटा यूटेंसिल्स का बहुत अच्छा काम है। बनारस में आपको बनारसी साड़ियां बहुत अच्छी मिलेंगी। मिर्जापुर भदोही में आपको कारपेट बहुत अच्छा मिलेंगे। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी जो स्मॉल, ये सारी क्या है, दीज आर स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है करोड़ों में प्रोडक्शन कर रही है, छोटे छोटे प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर लेबर आपको कैसा मिल रहा है, ठीक है ना। फिर आता है लास्ट पॉइंट कि भाई जो भी आपने सामान बनाया है, आपने उसे ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, तो बेचने के लिए आपके पास मार्केट होना चाहिए। पता चला आपने फैक्ट्री लगाई है उत्तर प्रदेश में और सामान अपना बेच रहे हो आप केरला में जाकर, तो ये कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास आपके मार्केट भी होना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट आती है किसी भी सामान की। किसी भी इंडस्ट्री को अगर अपना सामान बेचना है तो मार्केट वहीं आकर बेच पाएगी वो, है ना। तो मार्केट होना चाहिए उसके आसपास, अगल बगल में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो भी उसने बनाया उसको अगर वो बेचेगी नहीं तो फिर कर क्या रही है इंडस्ट्री, है ना। ओके, दैट इज वाई इसीलिए हेवी केमिकल इंडस्ट्री या मशीन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया। क्यों? बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स जो है दैट इज यूज्ड बाय द अदर इंडस्ट्री ऑफ द रीजन। इसीलिए जो बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी आपकी मशीन, जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज और मशीन इंडस्ट्रीज होती है, ये ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाती हैं जहां पर और दूसरी इंडस्ट्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स बाकी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स, ओके, दीज आर ऑल दी फैक्टर्स। फिर आता है बेटा फेवरेबल क्लाइमेट। ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर क्लाइमेट सूटेबल होगा तभी वहां पर इंडस्ट्री भी आप लगा सकते हो। अब जम्मू कश्मीर में आप जाकर खड़ी कर दो इंडस्ट्री, है ना, जहां बिल्कुल पहाड़ों में जहां बर्फ ही बर्फ होती है, ऑब्वियसली वहां पर काम ही नहीं हो पाएगा। तो क्लाइमेट भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है आपका कि किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कॉटन टेक्सटाइल बेटा इंडस्ट्रीज जो है वो आपको महाराष्ट्र में मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई कॉटन जो है वो मॉइस्ट सॉइल में, ब्लैक सॉइल में अच्छा ग्रो करता है और ये दोनों कंडीशंस महाराष्ट्र में पूरी होती है, इसीलिए वहां पर आपको कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मिलेंगे, इंडस्ट्रीज मिलेंगी, ठीक है ना। आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। क्यों? बिकॉज द मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, इसीलिए आपको वहां पर मिलती है। तो कॉटन के तो इसलिए क्लाइमेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये तो हो गया एक चीज, ज्योग्राफिकल रीजंस हमने पढ़ ली कि ज्योग्राफिकल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। दूसरा आता है बेटा आपका गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। बेटा क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, कहीं कहीं पर गवर्नमेंट ने बेटा SEZ जोन बनाए। व्हाट इज दिस SEZ जोन? इट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसे जोन्स बनाए हैं जहां पर गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है फॉरेन इंडस्ट्रीज को और हमारी खुद की इंडस्ट्रीज को कि आइए और यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए। ऐसा क्यों?
ये ऐसे एरियाज हैं मैम, कहीं भी क्यों नहीं, यहीं पर ही क्यों, बिकॉज ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट कंसेशन दे रही है। कंसेशन का मतलब कि इनिशियली 4-5 साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती मिल जाएगी, है ना, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो भाई भाग भाग के जाएंगे लोग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीजों को एनकरेज करा है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है ना, इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, स्पेशली इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कि भाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है इंडस्ट्रीज को लेकर, ये डिपेंड करती है कि वो कंट्री कितना अच्छा ग्रो कर सकती है। गवर्नमेंट सेटअप क्या कर सकती है, बिग इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल। अब भाई जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं ये गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है ना। उसके अलावा कुछ रूल्स बना सकती है, रेगुलेशंस कर सकती है फॉर रनिंग द इंडस्ट्री, की भाई इंडस्ट्री किस तरीके से चलेगी। कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि भाई लैंड प्रोवाइड कर दे, वाटर प्रोवाइड कर दे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे, कि भाई ये जमीन ऐसी जेड जोन है, वो एक जमीन है, एक लैंड है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी कि भाई आइए यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए। वाटर, वहां वाटर अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी करवाई है, ठीक है ना, बिजली वहां पर सस्ती दे रहे हैं। इससे क्या होगा बेटा, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज यानी कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज और ज्यादा प्रमोट होंगी और ज्यादा ग्रो करेंगी, ठीक है ना। दूसरा आता है बेटा कैपिटल, कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, कैपिटल प्रोवाइड कर सकती है। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा कहां से मिलेगा भाई, पैसा आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो भाई कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ सेटिंग अप एन इंडस्ट्री एंड रनिंग एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री चलाने के लिए, बनाने के लिए, खड़ी करने के लिए हर जगह, हर टाइम, हर मोमेंट में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना। ज्यादातर फाइनेंसर्स और जो कैपिटलिस्ट होते हैं दे आर अवेलेबल इन मेजर सिटीज। जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, वो लोन दे देते हैं कि भाई ठीक है, लो हमसे पैसे लो, उधार लो, है ना, और चलाओ अपनी इंडस्ट्री, बनाओ इंडस्ट्री, हमारा इतना % शेयर है उसमें, या हमें इतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको मेजरली कहाँ मिलेंगे, ये आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे। इनके अच्छे बैंकिंग कनेक्शंस होते हैं, इनकी अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज होती है, जिसकी जरूरत पड़ती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। तो भाई इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको गवर्नमेंट रोल के अलावा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर सब पढ़ लिया आपने, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट, चीप लेबर, है ना, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। देन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैसे आपको कैपिटल मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, ये आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बेटा आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब बेटा अगर हम इंडस्ट्री को अगर हम क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल के बेसिस पर डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। ये बेटा बेसिकली इनका जो रॉ मटेरियल होता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, जैसे कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, शुगर, टी इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, इनका जो भी रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट देखो, ये तो गई आपकी, सबसे पहले आ गई रॉ मटेरियल के बेसिस पर आ गई आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। अब आती है आपकी दूसरा रॉ मटेरियल के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, मिनरल होता है, ठीक है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। इस तरह की इंडस्ट्रीज बेटा दोनों मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको पता होगा मेटालिक क्या होता है, नॉन मेटालिक क्या होता है। मुझे जिसको पता है जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताना, ठीक है ना। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स दोनों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, और एक तरीके से ये बेस होते हैं एंड आर बेस्ड ऑन फेरस एंड नॉन फेरस मेटलर्जिकली प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आयरन एंड स्टील हो गया, हेवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये क्या है, दीज आर ऑल दी मेटल एंड नॉन मेटालिक एंड दी फेरस एंड नॉन फेरस एलिमेंट्स, जिसका इस्तेमाल करके एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री चल रही है। फिर तीसरी आती है बेटा आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये जंगलों पर डिपेंड करती है, जैसे बेटा आपका हो गया लकड़ी के लिए, रबर के लिए, लैक के लिए, रेजिन के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फिर आती है बेटा आपकी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो है बेटा उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, इनका रॉ मटेरियल एनिमल प्रोवाइड करता है, जैसे बेटा शीप वुल देती है, सिल्क वर्म, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके गाय भैंस आ गए, ठीक है ना, स्किन एंड लेदर एंड पोल्ट्री, है ना, चिकन वगैरह, हेन। ओके, तो ये हो गई आपकी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देती हूं सो दैट आपको एक जगह हो जाए, कलेक्ट हो जाए। रॉ मटेरियल के बेसिस पर बेटा हम इसे 4 पार्ट पर डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले आती है आपकी एग्रो, फिर आती है आपकी मिनरल, फिर आता है आपका फॉरेस्ट,
और फिर आता है आपका एनिमल, ठीक है ना। 4 बेसिस पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर पहली आती है आपकी बेटा हैवी इंडस्ट्री। ये जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें जो कैपिटल इस्तेमाल होती है, कैपिटल सॉरी दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विच आर क्वाइट बल्की। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, दे रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, साइंटिफिक नॉलेज, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एटसेट्रा। भाई ये किस तरह की होती है, जहां पर बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज बनाई जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल होता है, ज्यादा पैसा लगता है इसमें, और प्लस ये कंज्यूमर के इस्तेमाल की चीजें होती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा भारी भारी होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कार वार वगैरह इसमें आती है, ठीक है ना। फिर आता है बेटा आपकी लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो वेट में हल्के होते हैं, जैसे बेटा साइकिल्स, ठीक है ना। अब कार बाइक वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या है, ये आपकी बहुत हैवी इंडस्ट्री है। लेकिन साइकिल वगैरह हो गया या स्विंग मशीनरी हो गई, ठीक है ना, साइकिल हो गया या फिर बेटा स्विंग मशीनरी हो गई या फिर बेटा कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड हो गया, ठीक है ना, ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी लाइट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इनमें इतना कैपिटल यानी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हमें नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं वो भी इसमें कंपेयर करें अगर हम हैवी इंडस्ट्री से तो कम होते हैं, ठीक है ना। तो भाई एक होगी हैवी इंडस्ट्री, एक हो गई आपकी लाइट इंडस्ट्री। तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर मैं लिख देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक आती है आपकी हैवी इंडस्ट्री और एक आती है आपकी बेटा लाइट इंडस्ट्री, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है? यस मैम, आगे बढ़ो। अगर हम बात करें बेटा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो इसको, ठीक है ना। सो एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, the following is the criteria for classification of micro small and medium enterprise, जिसको हम बोलते हैं MSMEs। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम, E फॉर एंटरप्राइज, ठीक है ना, MSMEs। ओके चलो, ये आप देख सकते हो, दिस इज MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखो पहली आती है आपकी माइक्रो एंटरप्राइज। ये वो एंटरप्राइज होती है बेटा जिसमें प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़ रुपीज एंड एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीड्स 5 करोड़। ये होती है वो इंडस्ट्रीज जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होता है और इनका टर्नओवर यानी कि साल भर में इनका प्रोडक्शन 5 करोड़ से ऊपर का नहीं जाता है। ये होती है आपकी माइक्रो। कंडीशन क्लियर है? 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इक्विपमेंट्स यूज नहीं होते और 5 करोड़ से ऊपर इनका प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है ना। फिर आती है बेटा स्मॉल एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है बेटा, वेयर द इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ से भी ऊपर नहीं जाते हैं और इनका एनुअल टर्नओवर जो है बेटा वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं होता है। ये होती है स्मॉल एंटरप्राइजेस, दीज आर योर स्मॉल एंटरप्राइज। फिर आती है बेटा आपकी मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें बेटा आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर का नहीं होता और इनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है। तो ये है आपकी मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है ना। तो भाई इसको 3 बेसिस पर आपने डिवाइड कर दिया, मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है आपकी माइक्रो, एक आती है स्मॉल और तीसरा आता है आपका मीडियम, ठीक है ना। क्लियर है? 3 हो गई है। ओके अब आती है ओनरशिप के बेसिस पर। तो बेटा आपकी इसमें हम एक्चुअली 4 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ओनरशिप में बेटा 4 ओनरशिप में हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, एक होता है ज्वाइंटली और एक होता है कोऑपरेटिव, ठीक है ना। इन चारों को हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके चलिए चारों को पढ़ लेते हैं फटाफट से। चलिए तो सबसे पहले आती है बेटा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है ये गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है। ये जो भी इंडस्ट्रीज होती है या तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है या फिर इसको बेटा स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। कौन कौन सी से बेटा? रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, भारतीय रेलवे कहते हैं। यूपी रेलवे नहीं होता, एमपी रेलवे नहीं होता, इट इज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है ना। देन पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ हो गया, आईओसी ऑयल रिफाइनरी, ठीक है ना, आईओसी ऑयल रिफाइनरीज। देन भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ये सारी आपकी क्या है? हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है। देन वी हैव
डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, डीआरडीओ बोलते हैं उसको। तो ये सारी की सारी क्या है, ये आप देख सकते हो, ये सारी की सारी आपकी पब्लिक सेक्टर है, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट चला रही होती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अब आप देख सकते हो भारत पेट्रोलियम दिख रहा है आपको, है ना, भेल दिख रहा है, एचपी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, आरईसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएनजीसी, है ना, हेल, सेल, गेल, ठीक है ना, ये सारी सारी आपकी क्या है, दीज आर ऑल योर पब्लिक सेक्टर। फिर आती है बेटा आपकी प्राइवेट सेक्टर। ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, जैसे कि भाई हमारी है, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, है ना, और टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, दीज आर ऑल योर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जहां पर एक इंसान या दो तीन लोग मिलकर चला रहे होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है ना। ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, आईटीसी हो गया, टाटा महिंद्रा, एसीसी, टाटा मोटर्स, अडानी, अंबुजा, these are all what, these are all your प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। फिर ठीक है, फिर आती है आपकी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पर बेटा आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, यानी प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर मिलकर कोई इंडस्ट्री चला रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना। इस तरह की इंडस्ट्रीज में क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट 26% इक्विटी या ज्यादा होल्ड करती है और प्राइवेट एंटरप्राइज 25% होल्ड करते हैं, एंड बैलेंस बाय द जनरल पब्लिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, ये इंडस्ट्री जो है, या फिर मैं आपको बताऊं इपिडाटा स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री, आयरन लिमिटेड, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय टेल्को, किसने किया है, टेल्को, और टिस्को ऑफ द टाटा हाउस एज अ प्राइवेट प्रमोटर्स रिस्पेक्टिवली, ये प्राइवेट प्रमोटर्स हैं उनके। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज जो हैं, ये क्या है, ये दोनों इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के साथ, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आता है बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर। बेटा ये क्या होता है, यहाँ पर कोई एक ओनर नहीं होता, यहाँ कई सारे लोग मिलकर यहाँ पर कोऑपरेटिवली चला रहे हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं बेटा, तो मदर डेयरी का दूध आता है ना, देन आपका अमूल का दूध आता है ना। तो बेटा ये क्या है, ये दोनों के दोनों आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऐसा नहीं अमूल का कोई एक ओनर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पर कई सारे लोग मिलकर इस सोसाइटी को चला रहे हैं। ओके, सो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है, इन कोऑपरेटिव सेक्टर पीपल विद लिमिटेड सोर्सेज कैन पूल द फिजिकल एंड मटेरियल सोर्सेज। सब लोग अपना अपना दूध लेकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर वहां पर पैकिंग होती है, फिर अमूल के नाम से वो बिकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आनंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा ये गुजरात में, आनंदा का बेटा दूध आता है, आनंदा की पनीर आती है, ठीक है ना। ऐसी मदर डेयरी भी है, ऐसी आपका अमूल भी है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ योर ओनरशिप के बेसिस पर हो गया, ठीक है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड मार्केट, ठीक है ना, लोकेशन और मार्केट के बेसिस बात करें तो बेटा इसे हम डिवाइड कर सकते हैं विलेज इंडस्ट्री में, कि भाई गांव में छोटी मोटी चीजें है ना, जैसे कि डोना पत्तल बनना है, अचार पापड़ बनना है, सिलाई बुनाई होनी है, कारपेट बनना है, ये छोटी मोटी चीजें जो है वो गाँव में होती है, इसको बोलते हैं विलेज इंडस्ट्री, ठीक है ना। दे फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लोकल मार्केट्स एंड ऑल इट्स रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं इनका सामान बहुत दूर दूर कहीं जा रहा है, वहीं आसपास के मार्केट में इनका सामान बिकता है। जैसे रॉ मटेरियल, स्किल एंड स्किल, जैसे आपको चाहिए क्या क्या होता है इसके लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, स्किल्स चाहिए, लेबर चाहिए, जो कि आपको गांव के अंदर ही लोग मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके मिट्टी के बर्तन, अब हम लोग कहीं जाते हैं, कुल्हड़ की चाय पियेंगे, कुल्हड़ वाला कुल्हड़ कहां से आ रहा है, कुल्हड़ आ रहा है ये विलेज इंडस्ट्री से, ठीक है ना। ओके, देन अचार बिकता है, टॉप्स का अचार बिक रहा है ना, कई सारे अचार बिकते हैं, तो वो अचार कहाँ बन रहा है, ये आपके बन रहा है सब विलेज इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। जैसे आपको खादी हो गया, पिकल्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, आपका पॉटरी मेकिंग हो गया, सबके सब आपकी क्या है, विलेज इंडस्ट्रीज है। फिर आते हैं बेटा आपका कॉटेज इंडस्ट्री, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, ये पर्टिकुलरली कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो प्राइवेट सोर्सेज के साथ इसको चलाते हैं और बाकी घर वालों की मदद से इस पूरी इंडस्ट्री को चलाया जाता है, ठीक है ना। दे यूज लोकली अवेलेबल सोर्सेज एंड स्किल, ये भी वही जो लोकल में आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, जो लोकल में स्किल्स मिल रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करके ये लोग अपना इंडस्ट्री बना रहे हैं, चला रहे हैं। जैसे कारपेट वीविंग हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, है ना। अक्सर आपने देखा होगा जूट के बैग्स मिलते हैं, हाथ से बने हुए मिलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल रही है, कॉटेज इंडस्ट्री मिल रही है। जैसे डलिया वलिया बनना हो गया, है ना, बांस की कोई डलिया बनना, कुछ मतलब डलिया आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ बन रही है, आपके सब कॉटेज इंडस्ट्री में बनती है। ओके, तो भाई दो बेसिस में हमने डिवाइड कर लिया, भाई किस चीज पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड मार्केट पर हमने इसे डिवाइड करा, विलेज इंडस्ट्री एंड योर कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड फंक्शंस के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें बेटा, तो बेसिक
इंडस्ट्री होती है, एक होती है बेसिक इंडस्ट्री। क्या होता है? कोर इंडस्ट्री ऑन विच अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग। भाई एक होती है बेसिक इंडस्ट्री कि भाई ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, बिल्कुल बेसिक सी इंडस्ट्री है जिसपे और जो भी वो इंडस्ट्री बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उस पर बाकी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। जैसे बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बेसिक इंडस्ट्री है, इसमें भी आयरन यूज करा गया है, मेरी वॉच में भी आयरन यूज करा गया है, इसमें भी आयरन यूज करा गया है, इस बोर्ड में आयरन यूज करा गया है, हर जगह आयरन यूज करा गया है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है बेटा? इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री जिसपे हम बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंड कर रही है। फिर आता है आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री। भाई पेट्रोलियम इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि उसके बाद उसको उस पर बाकी इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है तेल निकालने के लिए, पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। तो ये हो गया बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। फिर आती है बेटा आपकी सेकेंडरी या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? दे प्रोसेस द बेसिक रॉ मटेरियल, जो बेसिक रॉ मटेरियल मिला है उसको प्रोसेस करते हैं प्राइमरी गुड्स में और फिर उसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है। जैसे कि भाई आपकी कॉटन इंडस्ट्री में क्या बना? टेक्सटाइल बन गया, शुगर, ठीक है ना, शुगर बन गया, पेपर इंडस्ट्री, ये सारी क्या है? दीज आर योर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की जो भी रॉ मटेरियल था उसको प्रोसेस करके ये सामान बना दिया गया है। फिर आती है बेटा आपकी टर्शरी इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। ये इसमें जो भी सामान बनता है, इसमें कोई सामान बनता नहीं है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है पब्लिक यूटिलिटी के लिए। जैसे बेटा आपके रेलवेज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, ये सारी आपकी क्या है? सर्विसेज है ना। आई एम अ टर्शरी इंडस्ट्री, हमारी क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री है। कैसे? हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो जैसा टर्शरी इंडस्ट्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। फिर आती है आपकी एंसिलरी इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है बेटा? जो these industries manufacture components, tools, सब असेंबलीज, इंटरमीडिएट्स एंड मशीन रिक्वायर्ड बाय बिग इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो ऐसी चीजें बनाती हैं जो, जैसे मान लो कोई एरोप्लेन बनना है या कोई और मशीन बननी है ना। अब कोई मशीन को जोड़ना है, अब मशीन किससे जुड़ेगा? नट बोल्ट से जुड़ेगा। तो नट बोल्ट जो इंडस्ट्री है वो आपकी होती है एंसिलरी इंडस्ट्री, कि भाई एक तरीके से ये कंपोनेंट, वो टूल्स, वो सब असेंबलीज कर रही है, इंटरमीडिएट्स का काम करती हैं बड़े बड़े मशीन्स के बीच में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बीच में। तो इस तरह की इंडस्ट्री होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लोकोमोटिव्स हो गया, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना। जैसे ऑटोमोबाइल एंसिलरी इंडस्ट्री, ये क्या करती है बेटा? दे प्रोवाइड सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स लाइक टायर्स प्रोवाइड। अब कार बनाना है, अब कार के लिए आपको टायर चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, पेंट चाहिए। तो भाई ये सारी इंडस्ट्रीज क्या है? ये सारी इंडस्ट्रीज आपकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना। ब्रेक चाहिए, हेडलाइट चाहिए, मिरर्स चाहिए। तो भाई ये जहां जहां ये इंडस्ट्री, जहां जहां ये चीजें बन रही हैं, ये एक तरीके से इंटरमीडिएट काम कर रही है एक कार बनाने में, ठीक है ना। ओके, अब आता है आपका अगला पॉइंट। अब आपने क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मार्केट, ओनरशिप, है ना, साइज, सब कुछ के बारे में आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ पर है। ये सारा बेटा आपका रेक्टिफिकेशन वाला एरिया है। पॉइंट्स मैं मार्क कर दे रही हूँ, वहां पर वही चीजें आपको इसमें याद करनी है, ठीक है ना। भाई कहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है, तो ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे बेटा आपकी जूट इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मैच वर्क इंडस्ट्री, सारी आपकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना। भाई अब आता है रीजन फॉर कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई कहां पर ये आपके हुगली बेल्ट में कहां मिलेगा। हुगली बेल्ट में कौन कौन सी इंडस्ट्री, मैंने आपको बता दिया। अब ये हुगली बेल्ट में क्यों है, क्या रीजन है वहां बनने का? क्योंकि वहां पर बेटा आपको कोलकाता है, कोलकाता के पास वहां पर पोर्ट है, तो पोर्ट फैसिलिटी मिल रही है, भाई सामान आसानी से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन प्रॉक्सिमिटी टू कोल, पास में कोयला मिल रहा है, जूट मिल रहा है पास में, रॉ मटेरियल पास में है, जूट है, लेदर पास में मिल रहा है, ठीक है ना। देन चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, अब देन पानी बहुत अवेलेबल है, बिजली सस्ती है, वही सारी चीजें आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर हुगली बेल्ट में आपको इस तरह की मिल रही है, ठीक है ना। फिर आता है आपका मुंबई पुणे बेल्ट, वहां पर आपको कौन सी इंडस्ट्री मिलेगी बेटा? वहां मिलेगी कॉटन इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। वहां क्या रीजन है बेटा? मेन रीजन ये है कि वहां पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिल रहा है सदरियाज में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब पानी से बिजली बन रही है, ठीक है ना। तो वहां पर डैम्स है, पानी से बिजली बन रही है, दैट इज द रीजन वहां पर ये इंडस्ट्री लगाई गई है। प्लस वहां पर आराम से आपको कॉटन मिल रहा है, महाराष्ट्र में कॉटन होता है, वहां पर मिल रहा है, प्लस आपको चीप लेबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर मुंबई पुणे बेल्ट में आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी। फिर आती है आपकी अहमदाबाद से वडोदरा रीजन में। भाई अहमदाबाद क्या है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल आफ्टर मुंबई, यानी मुंबई पहले नंबर पर आता है कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में, और अहमदाबाद सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है ना। कॉटन इंडस्ट्री के अलावा वहां पर आपको प्लास्टिक, कॉटन टेक्सटाइल के अलावा आपको वहां पर प्लास्टिक्स मिलेंगे, फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्रीज मिलेंगी, इंजीनियरिंग एंड गुड्स आर प्रोड्यूस। तो अहमदाबाद वडोदरा रीजन में भी आपको ये मिलेगा। क्या रीजन है बेटा? क्योंकि वहां पर कंप्लीशन ऑफ धुरवन थर्मल पावर स्टेशन, बिजली वहां पर बहुत सही मिल रही है,
ठीक है ना, गैस पावर प्लांट है वहां पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पानी बहुत मिल रहा है, एटॉमिक पावर प्लांट है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप सॉल्ट है अलोंग द कोस्ट, रॉ मटेरियल मिल रहा है, रॉ कॉटन मिल रहा है साउथ गुजरात में, काठियावाड़ में, प्लस स्किल्ड लेबर मिल रहा है गुजरात प्लेन से। तो देखो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए, वो सब चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। फिर आता है आपका चेन्नई, कॉम्बेटर, बेंगलुरु बेल्ट में क्या है, यहाँ पर आपको कौन कौन सी मिलेंगी, कॉटन मिलेगा, सिल्क मिलेगा, जो आपको चेन्नई में मिलेगा, कॉम्बेटोर में मिलेगा, आई बढ़ा लो यहाँ पर, देन मदुराई में मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्री भी मिलेगी। क्या रीजन है, क्योंकि आपको वहां पर रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, लेबर सस्ता मिल रहा है ना, मार्केट है पास में, चीप पावर सप्लाई मिल रही है, बिजली सस्ती मिल रही है, ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पर ये बेल्ट पूरी की पूरी इंडस्ट्री की है। ओके, फिर आता है आपका छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। भाई यहाँ पर क्या रीजन है, क्या है, तो देखो मैं आपको बताऊं, छोटा नागपुर रीजन कहाँ कवर करता है बेटा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया को कवर करता है, जहां पर 80% इंडिया का कोल है, 80% इंडिया का कोल आपको झारखंड और वेस्ट बंगाल की तरफ मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आयरन ओर मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, माइका मिलेगा एंड लाइमस्टोन मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज अ हब ऑफ इंडस्ट्री, हब ऑफ इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री का मतलब भरी पड़ी है यहाँ पर इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी। जैसे बेटा स्टील प्रोडक्शन के लिए आपको जमशेदपुर में मिलेगी, बोकारो में मिलेगी, कुल्टी में मिलेगी एंड बर्नपुर में मिलेगी, एंड दुर्गापुर में आपको यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज है। मेटलर्जिकल हैवी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ मिलेगी, धनबाद में, बोकारो में, रांची में एंड जमशेदपुर में, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूर ऑफ वेस्ट जर्मनी। जर्मनी में एक एरिया है रूर, जहां पर इंडस्ट्री है, वहां पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है, आयरन बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना, भरा पड़ा है, वो एक रिसोर्सफुल जगह है जर्मनी की। तो ऐसे ही बेटा इस जगह को भी हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूर ऑफ वेस्ट जर्मनी, ठीक है ना, ये रीजन ही ऐसा है। ओके, क्या रीजन है, वही कि आपको यहाँ पर आराम से कोल मिल रहा है, आयरन और मिल रहा है, और रॉ मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। देन लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। देन आपका आता है मथुरा, दिल्ली, सहारनपुर, अंबाला बेल्ट, इसको बोलते हैं अंबाला बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दो अलग अलग बेल्ट रन करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बिटवीन फरीदाबाद एंड अंबाला, हरियाणा में दौड़ती है, मथुरा में दौड़ती है, एंड दूसरी आती है सहारनपुर इन यूपी, ठीक है ना। कौन सी आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी यहाँ पर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड शुगर इंडस्ट्री आपको मिलेंगी। क्यों भाई, रॉ मटेरियल सस्ता है, यहाँ पर लेबर सस्ता मिल रहा है, शुगर केन पास में है, रॉ मटेरियल पास में है, बिजली सस्ती मिल रही है, इस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई है, ठीक है ना। नाउ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, भाई अभी जो मैंने आपको बताया है, क्या इससे पूरा इंडिया कवर हो गया, नहीं, कुछ कुछ जगह पर इंडस्ट्रीज है, कहीं कहीं बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है। तो जो बेटा एग्रो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आपकी कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर हो गया, ये बेटा कहां पर होती है, जहां पर आपको रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। जहां पर रॉ मटेरियल है वहीं पर ये इंडस्ट्रीज मिलेगी, जहां रॉ मटेरियल नहीं है वहां इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें बेटा, तो वो आपको महाराष्ट्र, गुजरात में मिलेगी। शुगर की बात करें तो बेटा आपको ये यूपी और महाराष्ट्र में मिलेगी। जूट की बात करें तो ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें जैसे पेपर, प्लाईवुड, रेजिन, लैग, ये आपको कहां मिलेंगे, जहां पर जंगल होंगे। तो हर जगह इक्वल इंडस्ट्री नहीं है, जिस टाइप का जो रॉ मटेरियल जहां मिल रहा है वहीं पर उस टाइप की इंडस्ट्री होगी, ठीक है ना। जैसे हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्वायर की बात करें, कोपरा की बात करें, फिश कैनिंग की बात करें, तो ये आपको बेटा केरला में मिलेगा। ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो ये आपको मोस्टली कहां मिलेंगे, सी के पोर्ट्स के आसपास मिलेंगे, है ना, जहां पर पेट्रोलियम हो रहा होगा, मुंबई वगैरह में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहीं मिलेगी, कहां पर, झारखंड में मिलेगा, ओडिशा, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आपको मिलेगा, जहां पर आपको रिजर्व्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे, जहां पर भरे पड़े होंगे मेटेलिक मिनरल्स, वहीं पर आपको ये मिलेंगे। तो वही कह रहा है, इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब फटाफट से आ जाओ, 3-4 इंडस्ट्रीज हमको पढ़नी है। फर्स्ट इज योर शुगर बेस्ड इंडस्ट्री, देन सेकंड इज योर कॉटन इंडस्ट्री, फिर आती है आपकी जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क में कई तरह के सिल्क, ओके जूट नहीं है, शुगर, कॉटन एंड सिल्क इंडस्ट्री, बस इतना ही पढ़ना है। चलो आ जाओ। तो इंडिया बेटा इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नेक्स्ट टू कॉटन, ठीक है ना। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री कौन सी है, इट इज योर शुगर इंडस्ट्री, यानी सबसे पहले कॉटन है, कॉटन के बाद कौन सी है, इट इज योर शुगर इंडस्ट्री, ठीक है ना। 2021 से लेकर 2022 में बेटा इंडिया सरपास ब्राजील टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन दी वर्ल्ड। अब हाल ही में कौन है शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, इंडिया में होता है, हमने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स
क्या यहाँ पर होते हैं? मोस्ट प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप। बेटा अगर प्रोडक्ट की बात करें तो हम शुगर की प्रोडक्ट की बात करें तो इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप फार्मर्स के लिए। इसको क्रश करके शुगर, गुड़ और खांड सारी बनाई जाती है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया हुआ है। ओके, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा? अब इनके बाद और क्या बनता है आपको मैंने बताया था, मोलासिस बनते हैं, बैगासिस बनते हैं एंड प्रेस मड बनता है। मोलासिस बेटा कैसे ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मैन्युफैक्चर इन्वॉल्विंग रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन। बार बार शुगर को और प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये मोसेस बनता है। ठीक है ना? किस में यूज करते हैं बेटा इसको? अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करते हैं और एंड डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर में इस्तेमाल करते हैं, रम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? देन ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड सिंथेटिक रबर, इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देन अगर दूसरे की बात करें, बैगसी की बात करें, तो दीज आर दी लेफ्ट ओवर आफ्टर द क्रशिंग। अब जब शुगर किन को आपने क्रश करते हैं तो कुछ इस तरह से निकलता है ना, तो इसका इस्तेमाल करके बैगसिस बनाते हैं। ठीक है ना? इसका यूज किसमें करते हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम विच इज यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर शुगर इंडस्ट्री। अब देखो इसी से स्टीम बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल शुगर इंडस्ट्री में करा जा रहा है। ठीक है ना? इसके अलावा बेटा इसको कार्डबोर्ड के लिए बनाया जाता है, पेपर बनाने में यूज करा जाता है, इंसुलेशन बोर्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? जो प्रेस मड है बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं वैक्स बनाने में, कार्बन पेपर बनाने में और शू पॉलिश बनाने में। इस तरह की शुगर का जो बाय प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है ना? अब कहां मिलेगी आपको बेटा? महाराष्ट्र में आपको शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री। ज्यादातर आपको शुगर इंडस्ट्रीज इसी तरफ मिलेंगी। मेजर एरिया कौन कौन से है? मनमड़ी इन द नॉर्थ टू कोल्हापुर इन द साउथ। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर मरीन इंपैक्ट है, दैट मींस आसपास यहाँ पर पानी है, तो क्लाइमेट क्या होता है? इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन उगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना? ओके, और इस एरिया में जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, हायर होता है। ठीक है ना? क्रशिंग कितनी होती है? क्रशिंग सीजन बेटा करीब ये 3 महीने चलती है, यानी 100 दिन तक चलती है। ठीक है ना? इसके बाद नॉर्थ इंडिया में बात करें तो आपको ये यूपी में मिलेगा। यूपी क्या है बेटा? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। शुगर फैक्ट्रीज आपको यहाँ पर 2 बेल्ट में मिलेगी, एक मिलेगा गंगा यमुना दोआब रीजन और तेराई बेल्ट में। और ठीक है ना, जो आपकी गंगा यमुना दोआब रीजन है जिसमें आपका सहारनपुर आता है, मेरठ आता है, मुजफ्फरनगर, भगपट आता है, बुलंदशहर, गाजियाबाद आता है, इस एरिया में आपको मिलेगा। रिसेंटली कल ही मैं गई थी इस रीजन में और मैंने यहाँ शुगर केन की खेती देखी थी। ठीक है ना? मेरठ साइड। दूसरा बेटा जो तराई बेल्ट है इसमें आपको मिलेगा बस्ती में, बहराइच में, गोंड में, गोरखपुर में और लखीमपुरी में आपको ये शुगर केन मिलेगी। ठीक है ना? अब पेनिनसुला में बात करें तो बेटा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द कंट्री है। सबसे ज्यादा शुगर केन कहां पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। तमिलनाडु में बेटा 1 हेक्टेयर में बहुत ज्यादा शुगर केन आता है और इसमें हाई सुक्रोज कंटेंट भी होता है। ठीक है ना? ओके, टेंडेंसी टू माइग्रेट टू साउथ बाय। अब भाई ज्यादातर ये फेवरेबल, क्योंकि भाई ज्यादातर आपने ये देखा कि साउथ में ज्यादा शुगर केन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा फेवरेबल क्लाइमेट है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर क्लाइमेट जो है वो बहुत फेवरेबल है शुगर केन के लिए। फ्री फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ समर लू, ज्यादा वहां पर गर्म हवाएं भी नहीं चलती और इतनी ठंडी भी नहीं पड़ती, तो इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग सुपीरियर वेराइटी ऑफ शुगर केन उगाने का सबसे बेस्ट एरिया आपको मिलेगा। ठीक है ना? और यहाँ पर लॉन्गर प्रोडक्शन पीरियड होता है। वेल ड्रेन ब्लैक सॉइल मिलेगा जो कि बहुत फर्टाइल होता है अलुवियल सॉइल से, इसलिए यहाँ पर इसको शुगर केन को ग्रो करा जाता है। ठीक है ना? हाई यील्ड मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का शुगर केन मिलेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर बहुत बढ़िया है ना? आपको यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइक बेटर सीड्स मिलेंगे, फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, इरीगेशन फैसिलिटी मिलेगी। देन वेट लूजिंग क्रॉप है ये। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई इसका सुक्रोज कंटेंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। अगर ये 24 घंटे के अंदर कटने के 24 घंटे के अंदर अगर ये फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तो ये वेट लूजिंग क्रॉप है। ठीक है ना? इसका सुक्रोज कंटेंट सूख जाएगा तो शुगर केन फिर खराब हो गया, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो साउथ इंडिया में आपको शुगर केन फैक्ट्रीज कहां मिलेंगे बेटा? शुगर फील्ड्स के पास ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सुक्रोज कंटेंट उसका कहीं सूख ना जाए, इसलिए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। एडवांस मशीनरी का यूज करते हैं और क्रशिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं साउथ में, ताकि और ज्यादा यील्ड हो सके। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बेटा शुगर इंडस्ट्री में? बेटा पुअर क्वालिटी का शुगर केन अगर होता है तो भाई क्या होगा? तो फिर यील्ड कम होगी, है ना? शुगर कम निकलेगी और लो सुक्रोज कंटेंट होगा उसका। ठीक है ना? अगर खराब जगह अगर उसे प्रोड्यूस करा गया है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि भाई लो यील्ड है। अब हमें शुगर तो सबको खिलानी है लेकिन शुगर कम हुई है तो उसमें और चीजों का फिर इस्तेमाल होता है। क्रशिंग कम, अगर शॉर्ट क्रशिंग सीजन होता है, लोकेशन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज फार फ्रॉम शुगर फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी आती है। देन एक्सेस प्रेशर ऑन फैक्ट्रीज, भाई फैक्ट्रीज पर एक्सेस प्रेशर है हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर। ठीक है ना? क्योंकि हार्वेस्ट
उसी टाइम पर उसको हार्वेस्ट भी करना होता है, और अगर उसी टाइम पर कुछ शुगर केन वेस्ट भी हो जाता है तो उसका सुक्रोज कंटेंट सूख गया तो बेकार हो गया, ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है ना। शुगर केन बेटा कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं उगाते, छोटे छोटे फार्मर्स उगाते हैं और वहीं पर आसपास ही अपने शुगर केन को बेच देते हैं उसी फिक्स प्राइस पर जिसपे गवर्नमेंट उनसे खरीदती है। अगर प्राइस जो ऑफर करा गया है वो अट्रैक्टिव होता है तो फार्मर उसको उगाता है, नहीं अट्रैक्टिव होता है तो फिर उसको नहीं उगाता है, ठीक है ना। फिर इसके जो बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके मोलासेस हो गए, बैगास हो गए, ये फुल्ली यूटिलाइज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, इसमें बहुत पैसा लगता है इन चीजों को प्रोड्यूस करने में, इनके बाय प्रोडक्ट्स को बनाने में, ठीक है ना। देन शुगर केन, शुगर फैक्ट्री से बेटा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि भाई वेस्ट हो रही है शुगर केन। तो इन सब और गुड़ और रूरल इंडिया से बात करें बेटा तो वहां पर गुड़ की डिमांड बहुत है और खांडसारे की डिमांड बहुत ज्यादा शुगर के कंपैरिजन में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, अब आती है आपकी कॉटन टेक्सटाइल। बेटा फटाफट से कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सपोर्ट्स मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज लेबर फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई 40% हमारे कंट्री में जो लेबर फोर्स है वो इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पावर लूम, एक होता है हैंडलूम। पावर लूम का मतलब वो चीजें जो मशीन से पावर का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है वो होता है पावर लूम, जो हाथ से बनाई जा रही है वो होता है हैंडलूम, ठीक है ना। पावर लूम्स कहां पर मिलेंगे आपको, यानी मशीन वाली कहां मिलेंगे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में मिलेगा, जहां पर 3/4 ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ यार्न एंड कॉटन क्लॉथ, यहाँ पर 3/4 प्रोडक्शन जो है वो यार्न और कॉटन क्लॉथ का कर रहे हैं। रिमेनिंग जो 1/4 है मतलब यहाँ पर ये जो आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु है, यहाँ पर 3/4 प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का, है ना, यार्न का, और जो बचा हुआ 1/4 है वो आपका हो रहा है बंगाल में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में बाकी प्रोडक्शन कॉटन का हो रहा है, ठीक है ना। कौन कौन सी मेजर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है बेटा, महाराष्ट्र एंड गुजरात आपको पता है, ये मुंबई और अहमदाबाद ही जो ऐसी जगह है जहां पर 50% कॉटन पूरे इंडिया में होता है, वो 50% यहीं पर हो रहा है, ठीक है ना। एंड नियरली हाफ ऑफ इंडिया कॉटन मिल क्लॉथ। मुंबई को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, या उसको बोलते हैं लैंडश्राइन ऑफ इंडिया, और अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये इनके नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। अब भाई मुंबई अहमदाबाद में ही सेंटर्स क्यों बने हैं, बाकी कहीं और क्यों नहीं बने हैं, क्यों ये डेवलप हो गए हैं? भाई रीजन है बेटा, वहां पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिल रहा है, चीप मिल रहा है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट चाहिए होता है, फेवर्स द टेक्सटाइल मेकिंग विदाउट ब्रेकिंग दी थ्रेड। यहाँ पर बहुत अच्छा कॉटन होता है कि भाई धागा टूटता नहीं है, ठीक है ना। देन बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल रही है, रेल की हो, चाहे रोड की हो, चाहे सी रूट हो, बेटर पोर्ट फैसिलिटी मिल रही है, सस्ता लेबर मिल रहा है आसपास की स्टेट में, जिसकी वजह से मुंबई अहमदाबाद में ही ये लगाया गया है। देन इजी एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपको पता है बड़े बड़े जो फाइनेंसर्स होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, तो ये वहां पर आसानी से पैसा मिल रहा है, क्रेडिट अच्छा मिल रहा है ना। देन पावर सप्लाई अच्छी है, पावर सप्लाई का मतलब बिजली लगातार मिल रही है। देन मार्केट है पास में, तो वहां पर सामान अपना आप जाकर बेच सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से मुंबई अहमदाबाद बेल्ट में आपको कॉटन के प्रोडक्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या है बेटा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पार्टिकुलरली ऑन लॉन्ग सैपल कॉटन। आपको पता है लॉन्ग सैपल कॉटन, स्मॉल सैपल कॉटन, मीडियम सैपल कॉटन, ठीक है ना। तो क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर बाकी जो सामान होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम पाकिस्तान, केनिया, युगांडा, सूडान, इजिप्ट एंड यूएसए, ठीक है ना। देन इसकी जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, है ना, कुछ कुछ चीजें खराब हो गई, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल का कुछ भरोसा तो है नहीं कैसा है वो, तो प्रोडक्टिविटी कम निकलती है। जब प्रोडक्टिविटी कम निकलती है तो लेबर का कम इस्तेमाल होता है, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है पावर लूम सेक्टर में। देन लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नई नई चीजें नहीं आ पाती है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आती है, ठीक है ना। देन लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट्स, क्योंकि भाई बिकॉज ऑफ कंटिन्यू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, बार बार भाई वो जो चीज 10 रुपए में तैयार होना चाहिए उसमें 100 रुपए लग रहे हैं, तो भाई प्रोडक्शन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट में। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन अ नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड अफ्रीका कॉम्पिटिशन कंट्रीज, स्टिफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, किसको, कहाँ से, ताइवान से, साउथ कोरिया से, जापान से, जहां पर आपको बेटर क्वालिटी के सामान मिल रहे हैं एज कंपेयर टू अवर इंडिया। तो भाई यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम आती है इसको उगाने में, क्यों, क्योंकि भाई अच्छा कॉटन नहीं मिल पाता है कभी कभी, ठीक है ना। देन अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि भाई शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई है, ऑब्सोलेट मशीनरी, पुरानी मशीनरी, घिसी पिटी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आती है लास्ट में आपकी, दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये आपकी बेटा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फोर्थ वेराइटी ऑफ स्किल, सॉरी नॉट टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री।
इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4 वैरायटीज ऑफ सिल्क। अब इसमें 4 तरह के सिल्क को आप प्रोड्यूस करते हो, एक होता है मलबेरी, एक होता है एरी, एक होता है तसर और एक होता है मुगा। ये 4 तरह के सिल्क की वैरायटी है, ठीक है ना। वर्ल्ड मोनोपोली किस पर है बेटा, गोल्डन येलो पर है, जिसको हम बोलते हैं मुगा सिल्क। ज्यादातर जो सिल्क देखा होगा आपने वो मुगा सिल्क ही देखा है, गोल्डन कलर का होता है, ठीक है ना। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है बेटा मुगा सिल्क, कहाँ होता है बेटा, आसाम में होता है। देन रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज सेरिकल्चर। भाई जिससे इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके रियरिंग को सिल्कवॉर्म से प्रोडक्शन करते हैं, तो सिल्कवॉर्म की रियरिंग को बोलते हैं सेरिकल्चर, ठीक है ना। फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल्स सिल्क इंडस्ट्री इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट करी थी, हावड़ा में स्टार्ट करी थी 1832 में, ठीक है ना। अब मलबेरी सिल्क क्या होता है बेटा, इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द टोटल नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। 90% जो नेचुरल सिल्क है वो आपको मलबेरी सिल्क में मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर इसको प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क वर्म से प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको मलबेरी ट्रीज में मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम है मलबेरी सिल्क, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स कौन है, बेंगलुरु, मैसूर, बेलगावी, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, ये इसके सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स है। स्टेट कौन कौन सी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड और सॉरी जम्मू कश्मीर, जहां पर 92% ऑफ दी कंट्रीज का जो भी टोटल पूरा मलबेरी सिल्क प्रोडक्शन है वो 92% इन स्टेट्स में हो रहा है, ठीक है ना। कहां कहां पर आपको मिलेगा, कर्नाटक बेटा आपको 70% तक का आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, सिल्कवर्म की प्रोडक्शन के लिए, सिल्कवर्म की रियरिंग के लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आपको नर्सरीज मिलेंगी, सिल्क फार्म मिलेंगे, लाइसेंस सीड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कहाँ कहाँ पर, बैंगलोर में, मैसूर में, कोलार में, तुर्कमन में। देन आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा कहाँ पर, विशाखापट्टनम, अंतापुरम डिस्ट्रिक्ट्स में। तेलंगाना में कहाँ मिलेगा बेटा, महबूब नगर में, करीमनगर में, वारंगल में, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। देन वेस्ट बंगाल में मादला, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट्स में। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, सेलम, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। देन बिहार झारखंड में इसको यहाँ पर आपको तसार वैरायटी मिलेगी, पलमाऊ में, हजारीबाग में, रांची में। आसाम में कहाँ मिलेगा, तसार वैरायटी, इरी और मुगा तीनों वैरायटी मिलेगी। कहाँ पर, गोलपारा में, ठीक है ना। गोलपारा इन करलो से इन कमरूप एंड नागांव में, तो यहाँ आपको मिलेगा। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा, सिल्क इंडस्ट्री के साथ क्या प्रॉब्लम है बेटा, मेन प्रॉब्लम है कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल सिल्क विच इज चीपर एंड बेटर इन क्वालिटी। भाई आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, वो ज्यादा सस्ता भी है और अच्छी क्वालिटी का भी है, तो यहाँ पर स्टिफ कंपटीशन देता है आर्टिफिशियल सिल्क जो नेचुरल सिल्क है। दूसरा बेटा, इंपोर्ट ऑफ बेटर क्वालिटी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट आ रहा है सिल्क का, एंड चीपर रॉ सिल्क फ्रॉम चाइना से सस्ता सिल्क आ रहा है, अच्छा क्वालिटी का आ रहा है, तो हमारे यहाँ के सिल्क को कोई नहीं पूछ रहा, महंगा है वो। तीसरा, चेंज इन प्राइसेस बैडली इफेक्ट द वीवर्स एज वेल एज द सिल्क इंडस्ट्री। अब भाई चाइना का सामान सबको इस्तेमाल कर रहा है, सबको पता है सस्ता होता है, बढ़िया होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। हमारा इंडियन सिल्क थोड़ा महंगा है तो उसको कोई इस्तेमाल नहीं करो, तो प्राइस में चेंज आता है, जिसकी वजह से भाई जो वीवर्स होते हैं और जो सिल्क इंडस्ट्री के ओनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। फिर बेटा कोई सिस्टमैटिक टेस्टिंग या ग्रेडिंग का सिस्टम नहीं होता सिल्क में, एडवांस कंट्रीज में, जो कि जैसे कि एडवांस कंट्रीज में है। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सिल्क को टेस्ट कर लें कितना अच्छा है, क्या क्वालिटी, कुछ नहीं है। एंड मॉडर्न पावर लूम का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, हमारे यहाँ हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी हमारे यहाँ हाथों का इस्तेमाल होता है या बेसिक पावर लूम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है इसकी, ठीक है ना। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपका यहीं पर पूरा होता है, जिसमें हमने पूरा आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना रिवाइज कर लिया है। ओके, सो आई होप आपने मेरे साथ एंजॉय करा होगा और आपने इसमें हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। रिवीजन कर रहे हैं हम जस्ट तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैम यहाँ पर आपको डिस्कस कर रही है, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर अगले सेशन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।